बायोट-सेवर्ट लॉ चल रहा था हम लोग का, बायोट-सेवर्ट लॉ। और बायोट-सेवर्ट लॉ का थ्योरी हो गया था, थ्योरी पोर्शन सेकेंड क्लास में पढ़े थे हम लोग, थ्योरी का पोर्शन सेकेंड क्लास में कंप्लीट हुआ था बायोट-सेवर्ट लॉ का। ठीक है, आज हम लोग का थर्ड क्लास है। तो बायोट-सेवर्ट लॉ को एक बार लिखते हैं और कुछ डाउट्स हो, डायरेक्शन के बारे में कुछ बात हो तो और करते हैं, और फिर कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम हम लोग बनाएंगे उस पर। ठीक है, तो क्या था बाबू, एक बार जरा लॉ को शॉर्ट में लिख रहे फिर से हम लोग। तो बायोट-सेवर्ट लॉ, ठीक है, वो ऐसे था कि किसी भी, एक बार देते हैं बायोट-सेवर्ट लॉ, ये लॉ हो चुका, जिनको लॉ पूरा पढ़ना है इसके पहले वाले क्लास को देखेंगे। देखो, तो बायोट-सेवर्ट लॉ यही था कि अगर कोई कंडक्टर एक्स वाई है, किसी भी लेंथ का कंडक्टर हो, और इसमें अगर कोई करंट फ्लो करेगा आई, तो इस पूरे कंडक्टर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली हम लोग निकाल नहीं सकते। तो क्या करना होगा, एक स्मॉल पोर्शन लेना होगा, और स्मॉल पोर्शन हमारा क्या होता है, डीएल, या उसको डेल्टा एल बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। और डीएल के लिए किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, और वो मैग्नेटिक फील्ड होगा डीबी। ठीक है, थीटा एंगल होगा डीएल और आर के बीच में, ये आर डिस्टेंस है यहां से, तो डीएल और आर के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो बायोट-सेवर्ट लॉ ये बता रहा है कि डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये बात। ठीक है, यही पढ़े थे ना। थीटा किसके बीच का एंगल है बताओ, थीटा एंगल है क्या, ये डीएल और आर के बीच का एंगल है। थीटा इज द एंगल बिटवीन क्या, डीएल एंड आर। और म्यू नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट था, इसका वैल्यू क्या लिए थे, 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखे थे, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल इंटू आर बाई आर क्यूब। ये समझ में आया था बात। कुछ बच्चा लोग ये पूछ रहा था कि सर ये आर क्यूब कैसे आ गया, लास्ट क्लास होते होते। ठीक है, तो इसको एक बार बता दे फिर से। अभी कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन पहले कुछ समझ ले जरा। वहां लॉ था, टाइम कम हो रहा था, टाइम हो चुका था ज्यादा, तो हम लोग आगे बढ़ गए थे। फिर देखो, अब ये डीएल और आर, तो हम बता दे एंगल किसके बीच में है, एंगल किसके बीच में है बताओ, डीएल और आर के बीच में। अच्छा, दो वेक्टर के बीच में एंगल होता है, उसको आइदर हम लोग डॉट प्रोडक्ट लिखते या फिर क्रॉस प्रोडक्ट लिखते। अब अगर डॉट होता है इसका मतलब कॉस थीटा होता। आपको बोले कि देखो डीएल और आर है, इसके बीच में कॉस का एंगल बनेगा, क्या एंगल बनेगा, कॉस का। तो आप क्या बोलेंगे, डीएल डॉट आर, नहीं बोलेंगे, डीएल डॉट आर बोलेंगे ना। बोलते हैं देखो दो वेक्टर, ऐसे समझो कि सर दो वेक्टर है ए और बी, और इन दोनों वेक्टर में ना कॉस का एंगल बनता। आप बोलोगे सर डॉट प्रोडक्ट करिए ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा। फिर बोले इन दोनों के बीच में साइन का एंगल बनता, बोलेंगे सर साइन का बनता तो क्या करना होगा, क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा। क्या करना होगा, ए क्रॉस बी करना होगा। तो आपको क्लियर बोला जा रहा है कि थीटा किसके बीच का एंगल है, डीएल और, तो डीएल और आर के बीच में कौन सा एंगल है, साइन का एंगल है। तो भाई इन दोनों का साइन को अगर हटाएंगे तो कौन सा देंगे हम, क्रॉस प्रोडक्ट देंगे। क्या देंगे हम, क्रॉस प्रोडक्ट। तो डेफिनेटली बात है ना कि अगर ये हम नहीं लिखते लॉ और डायरेक्ट हमको ये लिखना होता लॉ, ये डायरेक्ट लॉ लिखना होता, बोलते सर ये लिखना नहीं है, ये डायरेक्ट सर ये फर्स्ट स्टेप मेरा ये होता। तो फर्स्ट स्टेप होता ना, तो हम बोलते देखो डीएल और आर के बीच में साइन थीटा का एंगल है तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा। अब क्रॉस हटाओगे, बोलो क्या होगा यहां से, डीएल आर साइन थीटा, नहीं होगा। सर नीचे तो आर स्क्वायर होता, तो इसलिए ना आर क्यूब दिए थे ताकि कट जाए तो फिर आर स्क्वायर ही रहे, कोई फर्क नहीं पड़े, इसलिए एक आर का वैल्यू बढ़ा दिए थे यहाँ पर, आर क्यूब कर दिए थे। समझ में आ रहा बात ना, यही कारण था और कोई रीजन नहीं था। ठीक है ना, तो आपको डीएल और आर के बीच में क्या लेना, क्रॉस प्रोडक्ट। साइन थीटा का बात है तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, इसलिए हम लोग एक आर लिए ऊपर में तो एक एक्स्ट्रा नीचे में आर कर दिए थे। तो वेक्टर फॉर्म में जो साइन का एंगल है वो किसके बीच का एंगल है, डीएल और आर के बीच में।
तो डीएल और आर के बीच में साइन का एंगल है, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। हो गया बात क्लियर ना? अब देखो सर ये डीबी का डायरेक्शन किधर होगा सर बताइए। डीबी का डायरेक्शन देखो यहाँ पर एक सबसे पहले बात हम लोग क्रॉस का साइन दिए थे, वो क्रॉस का साइन क्यों दिए थे उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन देखना हम बोलते हैं ना कि डायरेक्शन ऑफ डीबी इज विल बी डायरेक्शन ऑफ डीबी विल बी इन द, इस लाइन को बहुत अच्छे से समझना, इन द डायरेक्शन ऑफ डीएल क्रॉस आर। मतलब भाई डीबी का डायरेक्शन क्या होगा, तो डीएल क्रॉस आर के प्रोडक्ट के डायरेक्शन में डीबी का डायरेक्शन, ये क्रॉस प्रोडक्ट का बात आ गया। ये बात किसका आया? क्रॉस प्रोडक्ट का। अब जरा क्रॉस प्रोडक्ट का एक बार कहानी समझा दे, 11 में पढ़े थे वहां से। ऐसे आप पढ़े होंगे कि सर आई क्रॉस जे तो के होता है, जे क्रॉस के तो क्या होता? आई होता है, और के क्रॉस आई तो क्या होता? जे होता है। ऐसा हम लोग 11 में वेक्टर पढ़े थे कि सर ये क्लॉकवाइज का बात है कि क्लॉकवाइज में अगर ये आई कैप है और उसके बाद ये जे कैप है और ये क्या है? के कैप है, तो अगर हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्लॉकवाइज में घूमने के बाद आई इंटू जे करेंगे तो के मिलेगा, जे इंटू के करेंगे आई मिलेगा, के इंटू आई करेंगे तो जे मिलेगा। और अगर उल्टा कर दे, इसका ऑपोजिट एंटी क्लॉक चले जाए, कोई बोल दे जे इंटू आई तो हो जाएगा माइनस के, फिर आएगा के इंटू जे तो हो जाएगा माइनस आई, फिर हो जाएगा आई इंटू के तो क्या हो जाएगा? माइनस जे। ये बात हमको पता है ना? तो इस तरीके से हम डायरेक्शन को फाइंड करेंगे। अब देखो कैसे, मान लो हम ऐसे बोलते हैं, हम यहां पर ये बोले आपको कि देखो जो डीएल है ना, डीएल वो डीएल है डेल्टा एक्स आई कैप, और जो आर है ना, आर वो है तुम्हारा वाई जे कैप, ऐसा बोल दे। ठीक है, ऐसा बोल दे कि जो डीएल है ना वो आई कैप और जो आर है ना वो जे कैप है। इसका क्या मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये समझ रहे हैं कि जिधर डीएल है करंट का फ्लो उधर हो रहा है ना। हम क्या बताए थे, डीएल का डायरेक्शन क्या होता है बाबू बताओ एक बार। जिधर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, जिधर इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है, वही किसका डायरेक्शन है? डीएल का डायरेक्शन है। तो डिफिनेटली बात है कि डीएल, अगर डीएल में आई कैप लग रहा, मतलब करंट का फ्लो किधर हो रहा है? एक्स एक्सिस की तरफ। क्या हो रहा है? एक्स एक्सिस की तरफ। और आर है वाई जे कैप, मतलब ये जो आर डिस्टेंस है किधर है? वाई एक्सिस की तरफ। मान लो ऐसे बोलते कि चलो ये आपके पास एक क्वेश्चन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब हम बोलते हैं ना कि यहाँ पे कोई स्मॉल है टुकड़ा डेल्टा एल, ये छोटा सा टुकड़ा है डेल्टा एल, और ये जो डीएल है ये छोटा सा टुकड़ा डीएल, सुनो डीएल, और ये जो डीएल है ना वो डेल्टा एक्स आई कैप के बराबर है, ऐसे समझना। क्या है? डेल्टा एक्स आई कैप के बराबर है। अच्छा ये डीएल बोले कि डीएल का डायरेक्शन इधर है, आई कैप लगा हुआ, मतलब करंट इधर फ्लो कर रहा है। करंट कहां फ्लो कर रहा है? इस डायरेक्शन में कर रहा है ना। अब हम बोल दे कि यहां पे इस पी पॉइंट पर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जो वाई डिस्टेंस पर। अरे बात समझ में? तो आर क्या हो गया? आर वेक्टर आर इधर हो गया, ये नाम ओ था, ओ से पी का आर डिस्टेंस। तो आप बताइए यहां मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर जाएगा वो बताते हैं। सिर्फ डायरेक्शन बताना, वैल्यू नहीं दिए कुछ भी। हम बोलते हैं वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ डीबी। डीबी का डायरेक्शन कहां जाएगा? डीबी का डायरेक्शन कहां जाएगा? अब देखो डीबी का डायरेक्शन निकाल रहे हैं, तो हमको क्या फाइंड करना है? हमको फाइंड करना है डायरेक्शन ऑफ डीबी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। बस मैग्नीट्यूड नहीं निकालना। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आई का वैल्यू चाहिए, आर डिस्टेंस का कुछ वैल्यू चाहिए, तो फिर लगाएंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। बस हम बोल रहे हैं डीबी का डायरेक्शन बता दो कहां होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस एक्सिस में होगा ये पता करना। ये बात समझ रहे? नहीं समझ रहे तो फिर से इसको लिख रहे, देखिए ऐसे समझिएगा। हम आपको क्या बोल रहे हैं समझना। हम आपको बोल रहे हैं कि देखो ये एक इस तरीके का, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस परपेंडिकुलर, ये है तुम्हारा डेल, ये जो है ना डेल एक्स आई कैप, ये एक्स के तरफ है ना, ये डीएल जो है
ये डेल एक्स आई कैप मैंने इधर है, और ये वाई डिस्टेंस है, यहां से वाई डिस्टेंस है इस पॉइंट पी पर, और ये जो वाई है वो आर है, और आर क्या है, वाई जे कैप, क्या है, आर वाई जे कैप। तो ये आर है, ये डीएल है, ये डेल एक्स ये हमारा डीएल वेक्टर है, ये वाई जो है वो हमारा आर है। तो बताइए डीबी बराबर क्या होगा, डीबी का डायरेक्शन क्या होगा, डीएल इंटू आर, डीएल इंटू आर। बोलो डीएल का कितना है वैल्यू, बोलना डेल एक्स आई कैप इंटू वाई जे कैप, आंसर हो गया डेल एक्स वाई, और ब्रैकेट में क्या आया, आई कैप इंटू जे कैप। बताओ आई कैप इंटू जे कैप क्या होता है, के कैप होता है, आई क्रॉस जे क्या होता है, बताओ के होता है ना। तो क्या बोलेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड किधर है बताओ, डायरेक्शन ऑफ डीबी, डायरेक्शन ऑफ डीबी along positive direction of z axis, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, यानी कि जो डीबी का डायरेक्शन है जेड एक्सिस के तरफ है ना। अब समझना, अगर हम ऐसा बोल देते इस क्वेश्चन में, सुनना बताना आंसर देना, इस क्वेश्चन में हम ऐसा बोल देते कि जो डीएल है ना, डीएल ये आई कैप नहीं है, ये माइनस आई कैप, क्या है ये, बोले इधर करंट फ्लो करना, ठीक है, और ये जे कैप वहां नहीं है, ये के पर है, आई इंटू के। अब आई इंटू के होता तो क्या होता, जे आ जाता, होता ना, तो लिख देते हैं निगेटिव एक्सिस ऑफ, निगेटिव ऑफ वाई एक्सिस, निगेटिव ऑफ वाई एक्सिस। तो दो ध्यान, ये प्रोडक्ट याद रखना कि डीएल में कौन सा वेक्टर है यूनिट वेक्टर, और आर में कौन सा यूनिट वेक्टर है, उन दोनों के बाद जो तीसरा मिलेगा वही क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। समझ में आ रहा बात, तीसरा जो होगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हुआ इस पॉइंट पर बताना, डायरेक्शन ऑफ डीबी किधर हुआ, अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के क्या हुआ, पॉजिटिव डायरेक्शन। समझ में आ रहा बात, कोई दिक्कत है, लिखिए नोट करिए, तो और भी बात बताना है, लिखिए लिखिए, क्या हुआ, फिर कुछ समझाना क्या इसमें, तो जल्दी लिखा जाए और बात करना। तो एक क्वेश्चन बाबू बनाना है यहां पर, ध्यान दीजिएगा, लिखिए, एक प्रॉब्लम दे रहे हैं, एन एलिमेंट, हाँ बोलो, एन एलिमेंट del L vector is equal to del x I cap is placed at origin, ठीक है, and carries a current I is equal to 2 ampere. Find out magnetic field at a point P on y axis at a distance of 1.0 meter due to element del x बराबर 1 सेंटीमीटर, give also the direction of magnetic field, ठीक है, बनाइए, जे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी इसमें फाइंड करना है।
बन जाएगा, बनेगा ना, एकदम बनेगा, 100% बनेगा। देखिए अब एलिमेंट डेल एल इज इक्वल टू, अब आप डेल एल से नहीं घबराए, वो डीएल डेल एल एक ही समझना बात, ठीक है। हालांकि डेल एल डीएल में थोड़ा डिफरेंस होता है, डिफरेंशिएशन वर्ड का, बट फिर भी यहाँ मीनिंग वही समझना। तो डेल्टा एल बराबर डेल एक्स आई कैप इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, ओरिजिन पर है, एंड कैरीज अ करंट आई बराबर 2 एम्पियर, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि जो 2 एम्पियर का करंट है वो किधर फ्लो कर रहा है, एक्स एक्सिस तरफ फ्लो। आ रहा बात समझ में, यानी वही डायग्राम दिखाई दे रहा है जो अभी बनाए हैं लोग ऐसे। देखो बाबू यहाँ ध्यान से समझना, कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि हमको डायरेक्शन नहीं समझ में आया, एकदम वो बात नहीं होना चाहिए। वो डायरेक्शन पूरा समझ में आना चाहिए, पूरा 100% क्लियर होना चाहिए बात। देखो यहाँ ये ना डेल एक्स यहाँ है, अभी डेल एक्स आई कैप मतलब करंट इधर फ्लो कर रहा है, एकदम दिखा दो। वो कोई बोलेगा कि एक्स एक्सिस तरफ कर रहा है, उससे मतलब नहीं है। डेल्टा एल के साथ जो आई कैप लगा मतलब उधर करंट जा रहा है, जे कैप लगा मतलब उधर, के कैप जहां दे रहा है उधर करंट जा रहा है। समझ में आ रहा बात, करंट का डायरेक्शन मिल गया। अब बोला जा रहा है कि 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। डेटा लिख देते आई बराबर 2 एम्पियर, समझ में आ रहा। फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ऑन वाई एक्सिस, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना जो वाई एक्सिस पर हो, क्या हो, 1 मीटर का डिस्टेंस में 1.0 मीटर, मतलब आर है हमारा 1 मीटर, ठीक है। और ड्यू टू एलिमेंट डेल एक्स बराबर, अच्छा ये जो डेल एक्स है ना वो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ, 1 सेंटीमीटर मतलब 10 का पावर -2 मीटर। अब यही डेल एक्स जो है ना, यही तुम उसको तुम dx समझ लो, dl समझ लो, dl वही dl है, वो जो फॉर्मूला में आइडियल होता है ना वही dl है। मतलब डेल एक्स यानी कि यहाँ पे पीस, एलिमेंट, एलिमेंट मैंने टुकड़ा, पीस यानी छोटा सा हिस्सा, वही डीएल है, वही 1 सेंटीमीटर दिया हुआ जो फॉर्मूला में डीएल करके पढ़ा जाता है। अगर हम बाइट सेवर्ट लॉ को ऐसे लिख दे कि म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डेल एक्स, तो क्या दिक्कत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। फॉर्मूला में जो हम आई डीएल साइन थीटा आर स्क्वायर डेल एक्स लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना, या फिर डेल एक्स को डीएल मान सकते हैं। अच्छा बताओ, अब यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो एंगल कितने का दिखाई दे रहा है आपको, 90 डिग्री का दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। तो डेल एक्स के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या निकलेगा बताओ, डेल एक्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा डीबी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई, चलो स्केलर फॉर्म में, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब म्यू नॉट बाई 4 पाई 10 का पावर 7, आई है 2 एम्पियर, डीएल है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 10 का पावर -2। अगर यहाँ डेल एक्स लिख दे फॉर्मूला में तो कोई दिक्कत, कोई आफत नहीं आने वाला, कोई दिक्कत, सही है, 100% राइट है, कोई गलत नहीं करने वाला, लिख सकते हैं। साइन थीटा साइन 90, साइन 90 कितना होता, 1 होता। आर स्क्वायर, आर कितना है बाबू बताओ, 1 का स्क्वायर, तो आंसर कितना आ गया, मेरे हिसाब से 2 इंटू 10 का पावर क्या हुआ, कहीं कोई गलत नहीं ना हो रहा, देख लो, -9 टेस्ला। आ रहा डीबी ना, आया डीबी ये, ठीक है। करंट 2 एम्पियर का था, ठीक है, साइन 91 आर स्क्वायर 1, आ गया आंसर, आ गया। अब बताना फिर क्या बोला लास्ट में, गिव ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देख लो अभी जो बताए थे वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का कैसे हो गया बताना। डीबी क्या निकालना, डीएल इंटू आर, डीएल का मतलब डेल एक्स आई कैप वाई जे कैप, डेल एक्स वाई आई इंटू जे, आई क्रॉस जे क्या होता के, तो डायरेक्शन डीबी का क्या हुआ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स। आ गया ना आंसर, नोट करिए, लिखिए इसको, बन गया ये। ये आप क्वेश्चन लिख लिए पूरा, आप लोग ये क्वेश्चन लिख लिए हैं, तो आप उसको नोट करिए। यहाँ ना इसके बदले एक हम और प्रॉब्लम लिख देते हैं,
और उसमें 2-3 पार्ट हम बना देते हैं, उसको आपको घर में आराम से बनाना है, ठीक है ना, क्योंकि आगे बढ़ेंगे अभी हम लोग। देखिए ये हो गया, किसी का बाकी है? ये हो गया है, ठीक। देखो तो ये एक स्मॉल करंट एलिमेंट I deal with dl is equal to 2 k cap millimeter and I is equal to 2 ampere is centered at origin. Find find magnitude of कुछ बोल रहे हैं क्या? मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन magnetic field and direction at the following points. नंबर 1, बोलिए। On x axis at x is equal to 3 meter, on the x axis at x is equal to -6 मीटर। थर्ड में on the z axis at z is equal to 3 मीटर। ठीक है, ये 3 केस हम दे दिए। देखो ये मिलीमीटर है, उसको मीटर में चेंज करना 10 का पावर -3 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब हम तीनों का आंसर भी बगल में लिख देते हैं। ये हो गया, इसका आएगा 4.44 इंटू 10 का पावर -11 जे कैप टेस्ला। इसका आएगा -1.11 इंटू 10 का पावर -11 जे कैप टेस्ला, और इसका आंसर 0। लिखिए। अच्छा, वेक्टर का रूल अभी तो आप लिख चुके हैं, I क्रॉस J11 वाला है ना। एक और छोटा सा बात हम कहीं मेंशन कर देते हैं, वो भी ध्यान में रखना कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट में कहीं ऐसा हो जाए कि I क्रॉस I आ जाए, J क्रॉस J आ जाए, या K क्रॉस K आ जाए, तो उसका वैल्यू 0 होता है। I क्रॉस I, J क्रॉस J और K क्रॉस K का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। क्योंकि एक तीसरा क्वेश्चन में 0 आंसर है, इसलिए हम बता दिए। तो हो सकता है डायरेक्शन सेम वेक्टर कहीं मिल गया तो 0 हो सकता है, ठीक है ना। ये बात ध्यान में रखना, इसको नोट कर लीजिए।
हो गया लिखा हुआ? नहीं समझे बात? मैग्नेटिक फील्ड डीएल के कैप 2 एम्पियर का करंट, मतलब करंट 2 एम्पियर, के कैप मतलब जेड एक्सिस, जेड एक्सिस का मतलब के कैप। और पहला केस में एक्स एक्सिस में फाइंड करना, एक्स एक्सिस में आर हो जाएगा आई, तो के इंटू आई जे कैप होता है, इसलिए आंसर में जे कैप है। क्या है? जे कैप। और यहां क्या बोला? एक्स बराबर कितना? -6, -6 मतलब किधर लेना है? माइनस आई कैप। क्या लेना है? तो के कैप के साथ माइनस आई कैप लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस जे कैप। इसीलिए वो आंसर कितना है बताओ? माइनस जे कैप। समझ रहे हो बात को? फिर बोलना, करंट कहां फ्लो कर रहा? के कैप, मतलब के कैप में तो करंट तो उसी में फ्लो कर रहा है, तो इसके लिए थर्ड एक्सिस के लिए के कैप इनटू निकालना कहां है? जेड एक्सिस पर। जेड एक्सिस मतलब आर क्या हो जाएगा? के कैप। अरे आर भी कहां जाएगा? के कैप। तो के क्रॉस के क्या होगा? इसलिए इसका आंसर क्या है? आई क्रॉस आई 0 होता है, जे क्रॉस 0 होता है, के क्रॉस के। अब बात समझ में आ गया बढ़िया से? बन ही गया ना? डायरेक्शन तो क्लियर हो गया ना? अरे आप मैग्नीट्यूड निकालना, डायरेक्शन अभी समझ में आ रहा है कि नहीं? इस क्वेश्चन से क्या समझ में आ रहा? सर करंट फ्लो कर रहा है जेड एक्सिस और हमको निकालना एक्स एक्सिस, तो के इंटू आई जे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जे। ये -6 सेंटीमीटर मतलब उधर निगेटिव में माइनस आई कैप, तो के इंटू माइनस आई तो माइनस जे कैप। और ये बोलता है जेड एक्सिस पर ही निकालो, मतलब जिधर करंट फ्लो कर रहा है। ये थर्ड वाला कंसेप्ट से क्या समझ में आ रहा कि सर इसका मतलब है कि अगर ये कोई जेड एक्सिस है और जेड एक्सिस में ही करंट फ्लो कर रहा है और उसी एक्सिस में उस पॉइंट पर निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? 0। मतलब समझ में आ रहा है कि सर अगर किसी कंडक्टर में करंट का फ्लो हो रहा तो जिधर फ्लो कर रहा अगर उस कंडक्टर पर ही कहीं फाइंड करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा। ये बात आगे चल के मालूम चलेगा, आगे मतलब बहुत आगे नहीं, 1-2 क्लास में पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है बात? क्लियर है ना? ये बात है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक समस्या और क्या है डायरेक्शन में, देखिए एक और बात क्या है। बात ऐसा ना कि कहीं पे देखिएगा आप क्रॉस लिखा रहता है, अभी हम बोले ना पी पॉइंट पे डॉट दे दिए, ऐसे डॉट, कहीं बोल दे क्रॉस, ये क्या है भाई? ये जो डीबी है, आपको एक बात तो पता है कि सर ये जो डायरेक्शन एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों आपस में परपेंडिकुलर होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन वो परपेंडिकुलर है ना? परपेंडिकुलर। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये कहीं डॉट और क्रॉस लिखा रहे तो कंफ्यूज नहीं करना, उसका क्या मतलब होता है बढ़िया से समझ लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला आपको, ठीक है? और ये वाला आपका बन गया, मतलब आपको बना लेना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो दिए हैं, स्पेशली डायरेक्शन को क्लियर करने के लिए इस क्वेश्चन को लाए। देखो देखिए, अब आपको बोले ना हम कुछ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता दे, ध्यान देना। बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो भाई यहां अगर आपसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का बात करें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो कैसे होगा? ये ये सब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, ये सब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, बिल्कुल ये सब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, ठीक है? फिर देखो क्या बोल रहे हैं, बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। अब भाई ये अगर हम बोलते परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर पर परपेंडिकुलर है, तो उस केस में जब परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ पेपर मतलब इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन यानी कि डाउन, इनवर्ड, इनवर्ड, इनवर्ड अंदर की ओर प्लेन ऑफ पेपर पर, उसको हम ऐसे क्रॉस का साइन से डिनोट करें। ये क्रॉस का साइन का मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ही है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म है।
और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, इनटू द पेपर, इनवार्ड अंदर की ओर, ठीक है। अगर ऐसा कहीं दिखाएं तो फिर हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फिर हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, जे फिर से परपेंडिकुलर, क्या परपेंडिकुलर, तो आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर से बाहर, मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन, बाहर की ओर हो, तो उसको हम ऐसे डॉट का साइन से डिनोट करेंगे, ये डॉट का साइन से डिनोट करेंगे ऐसे। मतलब बाबू ये भी यूनिफॉर्म, ये क्या है, ये पैरेलल है यूनिफॉर्म में, क्या है ये यूनिफॉर्म डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये पैरेलल है, पैरेलल टू प्लेन ऑफ पेपर, पैरेलल टू प्लेन या पैरेलल टू प्लेन ऑफ पेपर है। ये क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, परपेंडिकुलर में इनवर्ड प्लेन ऑफ पेपर, अंदर की ओर। और ये भी क्या है, यूनिफॉर्म ही है, तीनों यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म कोई नहीं है। ये क्या है, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर से बाहर की ओर। अब देखो यहां पर अगर नॉन यूनिफॉर्म का बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म का यूज हमारा आएगा नहीं बहुत ज्यादा। अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बात करते तो जैसा तैसा होगा, ऐसे ये सब हो गया नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बराबर नहीं हो किसी पॉइंट पर, वो नॉन यूनिफॉर्म है। जिसका गैप इक्वल नहीं है वो नॉन यूनिफॉर्म है, उसका बात हम करते नहीं, हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का बात करते हैं। तो तीन तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएं। अब देखिए इस चैप्टर में आपको अलग अलग रूल मिलने वाला, मतलब एक रूल अभी सिंपल बता रहे हैं, ध्यान देना है ना। एक जो रूल है अपना दाहिने हाथ, ठीक है ना, अपने राइट हैंड को सबको अपने हाथ में रखो, हाथ को अपने हाथ में रखो, हाथ को अपने हाथ में रखो। कैसे हाथ को रखोगे, यानी हाथ को हाथ में रखने का नहीं, अपना हाथ को ये लो, ठीक है, ठीक है ना। सपोज करो कि हाथ हमारे हाथ में है, हाथ कहाँ, हमारे हाथ में, और इसमें 5 फिंगर है, क्या है, 5 उंगली, और एकदम झापड़ मारने का कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट एकदम थप्पड़ मार, तुम उसको थप्पड़ क्यों मार रहे, है ना, नहीं ऐसा बात नहीं, ये समझना, ये जो है ना थप्पड़ मारने का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना। और ध्यान रहे कि देखो ये जो मेरा थंब है, इस थंब के तरफ करंट फ्लो कर रहा, थंब के तरफ करंट फ्लो कर रहा, तो जिधर झापड़ पड़ेगा ये उंगली का, वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ये बात तुम ध्यान में रखना। हम क्या बोल रहे हैं समझना, ये ठीक है ना, इसको बोलते हैं राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल हथेली का नियम है, समझिए यहां पे। अब यहां क्या बोलते हैं, ये थंब जो है ना, थंब, सुनना बढ़िया से बात, हम प्रैक्टिकली समझा रहे हैं, ये थंब के तरफ करंट फ्लो करेगा, तो जिधर आप किसी को थप्पड़ लगाएंगे ना, उस डायरेक्शन में, थप्पड़ लगाना नहीं समझना, उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब देखो कैसे, अब हम बोलते हैं आपके तरफ हम ऐसे हो जाते ताकि समझ में आए, करंट इधर फ्लो कर रहा सर यहां, तो ये थंब रख दिए ना, थंब रखे, थंब इधर, अब ये झापड़ से लगेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, वो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, यानी परपेंडिकुलर क्रॉस का साइन होगा ना, क्रॉस का साइन। अच्छा बायट सेवर्ट लॉ में कैसे बनाए थे, देखो ऐसे बोले थे, ये एक वायर था, यहां पे निकालना था डीबी, क्या निकालना था, करंट इधर फ्लो कर रहा है, देखो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। अब हम क्या किए, अपना थंब को ले गए उस डायरेक्शन में, और आपको पता जिधर डीएल है उधर करंट फ्लो करेगा, मान लेते हैं दिया हुआ क्वेश्चन में, ये देखो थंब ले गए ना, अब इस पॉइंट पे निकालना था, थंब इधर, इस पॉइंट पे निकालना, तो क्या हुआ, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इसलिए हम वहां क्रॉस का साइन दे दिए थे। क्या साइन दिए थे, क्रॉस का साइन दिए थे। समझ में आ रहा है बात ना। अभी एक न्यूमेरिकल बनाए, वहां क्या था, देखो ध्यान देना, ऐसे ये था कि भाई ये डेल एक्स है, करंट इधर फ्लो कर रहा आई, और इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना, ध्यान से समझना, ये डेल एक्स आई कैप, करंट का फ्लो इधर हो रहा, और इस पी पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना। देखो क्या कर रहे हैं हम,
अब मेरा थंब इधर, ये मेरा इधर, अब करंट इधर फ्लो कर रहा तो कैसे दिखाएं थंब? या तो हम अपने हाथ को या तो ऐसे चलाएंगे या फिर ऐसे भी चला सकते हैं। तो देखो अब यहां पर हम क्या करते हैं, इधर से थंब को यहां रखें, थंब को क्या करें, यहां रखें, क्योंकि थंब के डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा। अब करंट उधर जा रहा है एक्स एक्सिस में, तो भाई ये थंब को यहां रख दिए, रखे ना, यहाँ पे यहां रखे थंब को, और मैग्नेटिक फील्ड यहां निकालना है। तो इस पॉइंट पर ये जो थप्पड़ है वो तो उधर नहीं ना जाएगा, और इस पॉइंट से अगर मेरा हाथ ऐसे होता तो किसी को थप्पड़ इधर लगता ना इधर, समझ रहे बात? तो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, इसलिए वहां पर पॉइंट था, इसे वहां पर परपेंडिकुलर पॉइंट दे दिया मैग्नेटिक फील्ड का। समझ में आ रहा है बात? तो आपको ये देखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है डीबी वो परपेंडिकुलर है, तो कहां हमको क्रॉस का साइन देना, कहां हमको डॉट का साइन देना। समझ में आ रहा है बात? बोलिए। इसमें करंट इधर फ्लो कर रहा, इधर फ्लो कर रहा, थंब यहां रखे ना, तो थप्पड़ किधर जाएगा, ये इधर जाएगा ना, इधर ऐसे फ्लो कर रहा, इधर से फ्लो कर रहा, तो फिर कहां जाने वाला है, ये इधर जाने वाला है। अब इधर करंट फ्लो कर रहा, तो हाथ को फिर ये अंगूठा को ऐसे, तो हाथ दिक्कत हो जाएगा ना, ऐसे नहीं करना, फिर क्या करना, थंब को क्या लाना, ऐसे लाना है ना। तो मेरा हथेली ऐसे सामने की तरफ खुल गया। अब करंट इधर फ्लो कर रहा, ऐसे फ्लो कर रहा, मान लो ऐसे तुम्हारे तरफ करंट इधर फ्लो कर रहा है ना, तो हम उधर थंब को अपना थंब को ले गए उधर में, तो बाकी फिंगर अब इस डायरेक्शन में आएगा, यानी कि आउट ऑफ द, बाहर की ओर आएगा ना, बाहर की ओर, ये बात। तो आपको कहीं डॉट, कहीं मैग्नेटिक फील्ड दिखेगा, कहीं आपको क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड दिखेगा, और ये परपेंडिकुलर ही है, क्योंकि जो डीएल और आई का प्रोडक्ट है वही डीबी मिलने वाला। तो आपको ध्यान में रखना है कहां क्या देना, ठीक है? तो छोटा छोटा बात है, इसको जरा मेंशन कर लीजिए मेंशन। हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ देखो जी, इधर ध्यान देना। अब लिखो एप्लीकेशन ऑफ बायोट सेवर्ट लॉ। एप्लीकेशन ऑफ बायोट सेवर्ट लॉ, ठीक है? अब देखो इसका दो एप्लीकेशन है, जिसमें फर्स्ट एप्लीकेशन का पूरा डेरिवेशन नहीं करना हमको, उसको ऑप्शनल में डेरिवेशन है वो, उसका क्वालिटेटिव आइडियाज लेना है, क्वांटिटेटिव बात नहीं करना है। और जो सेकेंड एप्लीकेशन है उसका पूरा डेरिवेशन करना है। आप एनसीईआरटी अगर है आपके पास, देखोगे, देखो तो ये एनसीईआरटी में आपको दिखा दूं मैं यहां पे। तो बायोट सेवर्ट लॉ का देखो, लॉ खत्म है, उसके बाद क्या दिया यहां पे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप। और एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप का पूरा डेरिवेशन करना आपको, यानी थ्योरेटिकली पूरा डिराइव करना, वो लॉन्ग क्वेश्चन आता है और लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन वो फर्स्ट एप्लीकेशन को एनसीईआरटी ऐसे डिराइव नहीं किया है, बट इसका बहुत यूज है चैप्टर में, बिना इसका हो नहीं पाएगा। तो देखो, इसको ऑप्शनल रीडिंग में कहने का मतलब है पढ़ना है, इसका न्यूमेरिकल फॉर्मूला जानना है, क्वेश्चन बनाना इसके ऊपर में, इसका कॉन्सेप्ट का बहुत जरूरत है, उसके बिना आगे चैप्टर में दिक्कत होगा, ठीक है? वो देखो क्या है, फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू infinitely long straight करंट कैरिंग कंडक्टर। बोलना, अगर हम बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का बात कर रहे हैं, ठीक है? तो इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में बात करेंगे। तो ये एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है इन्फिनाइट लेंथ का, और भी लेंथ हो सकता, ठीक है? इन्फिनाइट लेंथ का मतलब आपका ना एनसीईआरटी एक्सरसाइज में इस पे न्यूमेरिकल्स है, और ये बहुत जरूरी है पढ़ना, ध्यान देना।
अब इस एक्स वाई करंट कैरिंग कंडक्टर में मान लो आई करंट फ्लो कर, ये लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, बायोट सेवर्ट में जो हम लोग लिए थे वायर लिए थे किसी भी शेप साइज का था, वो लॉन्ग स्ट्रेट नहीं था। मान लो एक रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है या स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट का फ्लो कर रहा। अब मान लो इसमें करंट फ्लो होने से किसी पॉइंट पी पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। सपोज करो ये एक पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, जिसका डिस्टेंस कुछ यहां से ले सकते हैं सेंटर से। आपका जो मर्जी, या तो स्मॉल ए ले लीजिए या आर ले लीजिए। एनसीईआरटी स्मॉल ए का यूज करता है, सर्कुलर कॉइल में भी वही ले लेते, चलो ए ले लिया डिस्टेंस, या हम ले सकते हैं आर ले सकते हैं छोटा। अब हम क्या करते हैं, दोनों पॉइंट को यहां से मिला देते हैं, ठीक है, और बोल देते कि पी पॉइंट कुछ एंगल यहां से बना रहा, मान लो ये एंगल बना रहा φ1 और ये एंगल बना रहा φ2। ऐसे φ1 φ2 के बदले आप θ1 θ2 ले सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। चलिए θ1 θ2 ले लेते हैं, ठीक है, θ1 अच्छा लग रहा है, θ1 और ये एंगल ले लेते हैं θ2, ठीक है। अब मान लेते हैं इस पूरे वायर के कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमको चाहिए, समझ में आ रहा है बात। अब बायोट सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग इस पूरे कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट हम निकाल नहीं सकते। हम क्या करते हैं, ओ से ए एक पोर्शन ले लेते हैं जिसका लेंथ एल ले लेते हैं, ये हो गया एल, ठीक है। अब ये पूरा लेंथ एल लेते हैं, क्योंकि इन्फिनाइट था, कोई लेंथ मान लो एल, एल का एक छोटा सा एलिमेंट, ये छोटा सा एलिमेंट, ये ओ से ए लिए पॉइंट, ये छोटा सा एलिमेंट को डीएल मान लो, छोटे से एलिमेंट को क्या मान लो, डीएल। और डीएल के लिए इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो डीबी बनेगा, ठीक है। और इस डीएल के लिए, डीएल का आर डिस्टेंस है यहां से, और कुछ एंगल यहां भी बन रहा, मान लो इस एंगल को फाई ले लेते, आ रहा बात समझ में, इस एंगल को हम फाई ले लेते, ऐसे ये ले लेते फाई, और अभी इसके साथ भी कुछ एंगल बनेगा, मतलब ये θ1 पूरा का एंगल था, ये जो एंगल बनेगा इसके साथ जो गया है, इस एंगल को थीटा मान लेते, ठीक है। तो ये जो स्मॉल पोर्शन डीएल है, इस डीएल के लिए जहां मैग्नेटिक फील्ड डीबी बनेगा, फिर उसका हम इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पर फाइंड होगा, ठीक है। इस लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पी पॉइंट पर हमको मिलने वाला है, समझ में आ रहा बात। ये इनफिनाइट लेंथ का लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, तो लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड हम पी पॉइंट पर फाइंड करेंगे, उसका हम फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। फाइंड करने का तरीका है, बायोट सेवर्ट लॉ लगाओ, इंटीग्रेशन करो, कम से कम 2 पेज का डेरिवेशन है इसका। आप बोलेंगे तो हम कर देंगे, हमको याद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका डेरिवेशन आने वाला नहीं है, क्योंकि वो आएगा नहीं, वो समझ में आ रहा बात। ये सिलेबस में बस जानना है कि इसका फॉर्मूला, इस पे न्यूमेरिकल्स बनाना, समझ में आ रहा बात। तो देखिए क्या लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू infinitely लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, ध्यान दो, इस लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई A साइन θ1 प्लस साइन θ2, ये आंसर, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई A साइन θ1 प्लस साइन θ2, ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पी पॉइंट पर आने वाला है, सारी बात समझ में। ड्यू टू इन्फिनाइटली, अगर हम φ1 φ2 लिखते तो φ1 φ2 देना होता, θ1 θ2 लिखे तो θ1 θ2 देना, सारी बात समझ में। तो एक ये फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूला बड़ा फेमस 2 फॉर्मूला, ध्यान देना। एक तो ये फॉर्मूला है B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई A साइन θ1 प्लस साइन θ2। फिर इसमें स्पेशल केस कुछ जाते हैं, क्या स्पेशल केस जाते हैं, देखो इसमें हम लोग स्पेशल केस ये जाते हैं, बोल देते हैं इफ xy is, if conductor xy
इज ऑफ इन्फिनाइट लेंथ एंड, अगर कंडक्टर एक्स वाई इन्फिनाइट लेंथ का है एंड पॉइंट पी लाइज नियर द सेंटर, मान लो सेंटर के पास पॉइंट पी आ गया, ये पॉइंट पी जो है ना इतना दूर था, वो यहां उसको ले आए, यहां पर लाए, एकदम सेंटर के करीब लाए, नियर द सेंटर लाए, बहुत दूर नहीं ले गए। मतलब ये वायर ना इन्फिनाइट लेंथ का था, कहां तक था मालूम नहीं। अभी सेंटर है इसका ओ, ये पी पॉइंट पर हम निकालना चाहते हैं, ये पी पॉइंट पर हमको फाइंड करना मैग्नेटिक। अब ये इतना ज्यादा इन्फिनाइट लेंथ है, उस लाइन को हम मिला नहीं पाएंगे पी पॉइंट से। समझ में आ रहा बात? जैसे सपोज करो आपके घर के पास 11,000 वोल्ट का तार जा रहा, और उस वायर जो 11,000 वोल्ट का वायर जा रहा पोल के ऊपर में, वो इन्फिनाइट लेंथ का है, कहां तक लेंथ है आपको पता नहीं, और उसके नीचे आप किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। ऐसा क्वेश्चन बोलते हैं ए वायर प्लेस्ड अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब एक वायर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में एंड करंट फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, वो कहां तक करंट फ्लो कर रहा है मालूम नहीं, कोई लेंथ फिक्स नहीं दिया हुआ, कोई लेंथ फिक्स नहीं दिया हुआ। फिर बोलते हैं फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर बिलो द वायर, वायर से 2 मीटर के डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो, ऐसा बोल रहा है। अब ये वायर इतना इन्फिनाइट लेंथ है, कहां तक जाएगा मालूम नहीं, और उस वायर के किसी पॉइंट पर नीचे 1 मीटर या 2 मीटर या 10 सेट कोई सेंटीमीटर मीटर में हमको बोलता है मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो इसका दोनों एंड से हम उस लाइन को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, उस केस में θ1 और θ2 हमको π/2 लेना। क्या लेना? θ1 θ2 मान लेंगे ये वाला एंगल, यहां दोनों एंगल बना 90 का बना ना। तो फिर ये फॉर्मूला क्या बन गया बताना, ये जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, B इज इक्वल टू μ0/4π I/a sin π/2 प्लस sin π/2। बोलना B इज इक्वल टू μ0/4π I/a sin 91 μ0/4π 2I/a μ0/4π 2I/a, ऐसे ये 2I/a sin 91 sin 91। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप अगर चाहो तो ये 2 से 4 को काट दो, 2 से 4 को काटोगे तो क्या हो जाएगा बोलो, और करके लिखते B इज इक्वल टू μ0/2π और क्या होगा I/a। लेकिन बता देना दोनों लेके आगे जा सकते हैं, लेकिन हम आपको ये वाला लेके आगे जाएंगे। कारण क्या है ना, हमको इसमें ये सुविधा होगा, आपको भी होगा क्या, μ0/4π पूरा का वैल्यू क्या रखेंगे, डायरेक्ट 10⁻⁻7, झंझट खत्म हो जाएगा। अगर ये रखते हैं तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे फिर μ0 का क्या रखना होगा, 4π इंटू 10⁻⁻7, फिर 4π से 2π काटना होगा, बात एक ही आएगा। समझ में आ रहा बात ना? तो या तो ये लेके जाना, ये लेके जाना। तो पहला केस क्या बोले बताओ, दो केस कर रहे हैं स्पेशल केस। पहला केस क्या बताया, कंडक्टर XY जो है वो इन्फिनाइट लेंथ का है और पॉइंट P कहां है, एकदम नियर द सेंटर, सेंटर के नजदीक है। तो दोनों एंगल कितने का हो गया, 90 डिग्री, sin 91 sin 91। तो μ0/4π I/a 112 μ0/4π 2I/a, ये निकल गया मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा बात? या फिर 2 से काट दो 4 को, तो μ0/2π I/a। अब दूसरा केस ये है ना कि मान लो ये कंडक्टर फाइनाइट लेंथ का होगा, कंडक्टर का लेंथ कुछ दिया हुआ है, कंडक्टर का कुछ लेंथ दिया हुआ, तब क्या करेंगे, नोट करिए फिर बताते हैं, लिखिए तो जल्दी से। देखिए हाँ, सेकेंड केस क्या है समझना, सेकेंड केस इसका ये जो दूसरा स्पेशल केस है, ऐसे है, देखो क्या बता रहे, ध्यान से कि इफ कंडक्टर
कंडक्टर एक्स वाई इज ऑफ फाइनाइट लेंथ, मान लो उसका कोई फिक्स लेंथ, फाइनाइट लेंथ, ठीक है, ऐसा हो, एंड पॉइंट लाइज नियर द सेंटर, वो कंडक्टर फाइनाइट लेंथ का हो और पॉइंट पी सेंटर के पास हो, तो क्या होगा देखना, ध्यान देना। अब इस डायग्राम में ऐसे बना दे कि मान लो ये कंडक्टर है एक्स वाई, अब इसका एक फिक्स लेंथ, मान लो इसका लेंथ को एल मान लेते, छोटा एल। अब यहां से पी पॉइंट पर निकालना, अब इस लाइन को मिला दिया, इस लाइन को मिला दिया, अब यहां एंगल θ1, यहां एंगल θ2। सुनो बात, या पॉइंट पी लाइज नियर द नहीं भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फाइनाइट लेंथ, बस ऐसे बोलो, ये फिक्स कर। अब ये बताओ डिस्टेंस को अगर आप ए मान लिए, ए, और इस डिस्टेंस को आर मान लिए, अब ये एंगल दोनों है ना, θ1 θ2 दोनों इक्वल हो गया थीटा। अब यहां से अगर पूरा लेंथ एल है तो आधा लेंथ l/2 हो गया, आधा लेंथ l/2। अब आप यहां से फॉर्मूला लगाएंगे तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, ये जो फॉर्मूला था वो होगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा। तो भाई ये b इज इक्वल टू निकल गया म्यू नॉट बाई 4 पाई साइन थीटा साइन आई बाई ए, और जे हो जाएगा 2 साइन थीटा। तो आपको क्या करना, आपको साइन थीटा का वैल्यू इस डायग्राम से निकाल लेना। आप देखो कैसे निकालेंगे, साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच। तो साइन थीटा, अगर इसको θ1 थीटा को थीटा मान लो, चाहे एंगल यहां मानो यहां, तो इसके सामने परपेंडिकुलर कौन है, ओ आई, और एच कौन है, आर। तो तुमको चाहिए l/2 बाई आर। बताओ आर कैसे निकलेगा, ये आर का क्या निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, निकलेगा ना। ये आर बराबर क्या होगा, रूट अंडर l/2 का स्क्वायर प्लस क्या होगा, ए स्क्वायर। बात समझ पा रहे हो ना। पहले आर निकालते, क्या निकालते, तो बोलो आर निकालने से क्या हुआ, ध्यान देना, आर निकालने से क्या हुआ, ये हो गया। आर निकालेंगे तो अब एल स्क्वायर बाई 4 प्लस हो गया ए स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू एलसीएम लो, एल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बाई 4, ये निकल गया, यानी 4 का 2 निकल गया। तो आर इज इक्वल टू रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बाई 2, ये आर निकल गया। अब इस डायग्राम से साइन थीटा निकालोगे तो p बाई एच, थीटा यहां तो सामने परपेंडिकुलर कौन है, ओ आई, और एच है आर, मतलब ऐसे l/2 बाई आर, ये हो गया साइन थीटा। तो बताओ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, l/2r। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, l/2, आर का वैल्यू कितना है बताइए, कितना है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसिल। तो साइन थीटा क्या निकल गया, साइन थीटा निकल गया l/रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। ये फाइनाइट लेंथ को साइन थीटा का निकल गया वैल्यू यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, यहां रख देंगे, उस वैल्यू को रख देंगे तो क्या होगा, b इज इक्वल टू बताओ म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए 2 इंटू साइन थीटा का वैल्यू l/रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। अब ये हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई 2il बाई रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला मिला। अब तो आपका मर्जी, 2 से काट दीजिए इसको, तो म्यू नॉट बाई 2 पाई 2 कट गया, आई एल बाई रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस, या तो आप इस फॉर्मूला को लिखो या इस फॉर्मूला। ये हो गया फाइनाइट लेंथ। क्या बोले, आई बाई ए, अच्छा हाँ, आई बाई ए छूट गया, ए
आई बाई ए यहां आ जाएगा, ए यहां आ जाएगा, ए यहां आ जाएगा, रहेगा ए रहेगा, ये ए रहेगा आई के साथ, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ये रहेगा यहाँ, ठीक है ना, छूट गया था वो, है ना, वो आई बाई ए रहेगा, ठीक है, क्लियर है बात। ये फाइनाइट लेंथ का हो गया, लिखा जाए इसको, नोट करिए, देखिए कहीं दिक्कत है तो, ये साइन थीटा का फॉर्मूला लगाए है ना, देखिए तो करंट, इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, अरे इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, बोलिए, लाइट यहां से है ना, अल्लाह नहीं, ठीक है, देखो तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट या ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, देखो ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज, कैसे डिटरमाइन होगा बताओ, इज डिटरमाइंड बाय, कैसे, क्या होगा, राइट हैंड थंब रूल, ये जो अभी आप पढ़े इसका जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है, यानी कि लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के डायरेक्शन को कैसे फाइंड करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। अब क्या है राइट हैंड थंब रूल, जरा देखते हैं, राइट हैंड थंब रूल, यहां तक आज पढ़ा देते हैं, राइट हैंड थंब रूल क्या है बोला जाए, देखो राइट हैंड थंब रूल एक बार पढ़े थे 10 क्लास में भी, फिर से पढ़ो, इफ वी होल्ड ए लॉन्ग स्ट्रेट, if we hold a long straight current carrying conductor in the grip of our right hand such that thumb pointed in the direction of flow of current, then the direction of curl of fingers, direction of curl of fingers will give the direction of magnetic field। देखिए क्या बता रहे हैं, हम बोल रहे इफ वी होल्ड ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब अगर आप एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को ग्रिप ऑफ आवर राइट हैंड, अपने दाहिने हाथ के ग्रिप से पकड़ ले, ऐसा गलती करना नहीं है, किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा तो हाथ से नहीं पकड़ना, बहुत खतरा वाला बात है, इतना खतरा मोल लेना नहीं, लेकिन यदि का बात है, यदि ऐसा हो तो, अब यदि तो कुछ भी हो सकता, कुछ ऐसा है लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर जैसा कोई डंडा है तो आपको दिखाते हैं अभी हम, हाँ देखो ये देखें,
ये मेरे सामने एक ऐसा कंडक्टर है, अभी क्या बोलते हैं, देखो ध्यान देना इस लाइन को। इफ वी होल्ड ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इन द ग्रिप ऑफ आवर राइट हैंड, ये राइट हैंड का ग्रिप से ऐसे लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर को ग्रिप ऑफ आवर राइट हैंड से पकड़ ले, अपने दाहिने हाथ के मुट्ठी से पकड़ ले, सच दैट द थंब पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, थंब किसको इंडिकेट करे, फ्लो ऑफ करंट को इंडिकेट करे, देन द डायरेक्शन ऑफ कर्ल ऑफ फिंगर, ये कर्ल ऑफ फिंगर, ये कर्ल ऑफ फिंगर, ये कर्ल ऑफ फिंगर, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। अगर हम एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी से पकड़ ले, ग्रिप से पकड़ ले, ऐसा पकड़े कि थंब के डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा, तो जो कर्ल ऑफ फिंगर है, डायरेक्शन ऑफ कर्ल ऑफ फिंगर, ये जिससे हम ऐसे मुट्ठी बांधे हैं, ये फिंगर का जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। मतलब ऐसे अगर आपके तरफ से हो जाए, फिर से देखो, अगर ऐसे पकड़े हम ये, तो ये क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड एक्शन। अगर मान लो उल्टा करंट फ्लो करा इधर से ऐसे, ये थंब है हमारा थंब, और ये थंब के तरफ करंट फ्लो कर रहा है, और हम पकड़े तो ये जो कर्ल ऑफ फिंगर है ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा इसके चारों तरफ में। मतलब आपको अगर ये बोल दे, देखो ध्यान देना, ये लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है ऐसे, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा, तो अभी ये ऐसे थंब के तरफ जा रहा ना, तो ये जो कर्ल ऑफ फिंगर है, यानी कि ये कर्ल ऑफ फिंगर, ये मैग्नेटिक फील्ड का यहां डायरेक्शन ऐसे होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। जो कर्ल ऑफ फिंगर है उधर मैग्नेटिक फील्ड होने वाला ऐसे, समझ में आ रहा बात ये। और अगर ऐसा हो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो करे, तो फिर बताओ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। अगर डाउनवर्ड में करता है तो इस तरह से, ये ऐसे हम बात करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, मतलब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। समझ में आ रहा बात, यही राइट हैंड थंब रूल। एक और है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, एक और है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, समझ गए बात को, लेकिन वो अगले दिन बात होगा और इस पे न्यूमेरिकल्स होगा। समझ में आ रहा बात, तो इसको बढ़िया से थ्योरी को पढ़ना, पहले नोट कर लीजिए आगे से।